वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब निर्माण के कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में जाना। आज हम उन्हीं नियमों को यूज़ करते हुए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें अवतल दर्पण बनाना है। उस पर जो मुख्य बिंदु हैं ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को अंकित करना है। अब हम यह देख लें कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति क्या क्या हो सकती है। अगर हम दूर से शुरू करें तो सबसे पहले है अनंत पर कि वस्तु दर्पण से बहुत दूर हो सकती है। फिर अगर हम उसे अनिश्चित दूरी से एक निश्चित दूरी पर ले आएं तो उसकी स्थिति क्या होगी, C से परे। तीसरा, C से और नजदीक लेकर आए तो वह C पर आ जाएगी। फिर C से और पास ले आए तो C और F के बीच में, जो कि हमारा चौथा केस होगा। नेक्स्ट हम उसे फोकस पर रखेंगे, 5वां पॉइंट, और छठे केस में हम F और P के बीच में वस्तु को रखेंगे। इन सभी केसेस को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हर स्थिति में हमें इन 4 चीज़ों को नोट करना है: बिंब या वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, उसका आकार और उसकी प्रकृति। सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारा बिंब या वस्तु किस प्रकार की होगी। हर केस में हम वस्तु को एक सीधे तीर की तरह दर्शाएंगे जो कि इस मुख्य अक्ष के लंबवत होगा। हम उसे AB से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस वस्तु का प्रत्येक बिंदु एक प्रकाश के स्रोत की तरह कार्य कर सकता है, यानी कि प्रत्येक बिंदु से प्रकाश की किरणें इस दर्पण के ऊपर पड़ेंगी। लेकिन हम इन डायग्राम्स को सिंपल रखने के लिए सिर्फ इसके ऊपरी सिरे से ही प्रकाश की किरणों को इस दर्पण के ऊपर आपतित करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस तीर का जो आधार है, बेस, वो इस मुख्य अक्ष पर है। तो इस आधार से जो भी प्रकाश की किरण उस दर्पण के ऊपर पड़ेगी वह मुख्य अक्ष के रास्ते पर ही चलेगी और वह ध्रुव पर आपतित होगी। और ध्रुव पर आपतित होने वाली कोई भी किरण उसी रास्ते से वापस आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्रुव पर जब भी कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह इस दर्पण के लंबवत होती है। हम जानते हैं कि जो भी प्रकाश की किरणें दर्पण पर लंबवत आपतित होती हैं वह उसी रास्ते से वापस लौटती हैं। इसलिए B बिंदु का प्रतिबिंब भी इस मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनेगा। तीसरी बात जो यहाँ ध्यान देने योग्य है वह है कि वस्तु का प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जहाँ प्रकाश की कम से कम 2 किरणें मिल रही हों। अगर हम इसके ऊपरी सिरे यानी कि बिंदु A का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो यहाँ से जाने वाली प्रकाश की कम से कम 2 किरणें हमें यहाँ बनानी होंगी। वो 2 किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलेंगी वही बिंदु इस बिंदु A का प्रतिबिंब होगा। शुरू करते हैं पहले केस से, जब वस्तु अनंत पर होगी। अब देखिए, हम मान रहे हैं कि वस्तु की स्थिति अनंत पर है। अनंत यानी कि एक अनिश्चित दूरी पर, बहुत ज्यादा दूरी पर। अनंत पर पड़ी किसी भी वस्तु से प्रकाश की किरणें इस दर्पण के ऊपर समांतर रूप से आपतित होंगी। इसे हम कुछ इस तरह दर्शा सकते हैं कि हमारी वस्तु बहुत दूर है। यहाँ मैंने डॉटेड लाइन बना दी है। यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के ऊपर समांतर रूप से आपतित होंगी। अब जैसा कि मैंने बताया
कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणों का बनाना जरूरी है। जिस बिंदु पर वो मिलेंगी वहां हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो एक प्रकाश की किरण हम इसके आधार से बना लेते हैं। प्रतिबिंब निर्माण के पहले नियम के अनुसार जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है वह परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं। तो यह प्रकाश की किरण इस तरह परावर्तन के बाद गुजरेगी फोकस से, और यह आपतित किरण भी परावर्तन के बाद इस फोकस से गुजरेगी। यानी कि ये दोनों आपतित किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर मिल रही हैं। इसका मतलब है कि इस अनंत पर पड़ी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति हुई फोकस पर। अब उसका आकार देखें। हमने अनंत पर इस वस्तु का साइज बहुत बड़ा बनाया था, लेकिन प्रतिबिंब में हमें फोकस पर सिर्फ एक बिंदु मिल रहा है। इसलिए जब भी वस्तु अनंत पर होगी तब उसके प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होगा। अनंत पर पड़ी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होगा। नेक्स्ट है उसकी प्रकृति। प्रकृति यानी कि वह सीधा है या उल्टा है, और वह आभासी है या वास्तविक है। अनंत पर पड़ी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है इसलिए इसकी प्रकृति होगी उल्टा और वास्तविक। यह था हमारा पहला केस जिसमें वस्तु की स्थिति अनंत पर थी, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी, उसका आकार बहुत छोटा होगा, उसकी प्रकृति उल्टा और वास्तविक होगी। नेक्स्ट हम करेंगे दूसरा केस जब वस्तु होगी C से परे। तो यहाँ बिंब की स्थिति है C से परे। अब क्योंकि वह एक निश्चित दूरी पर है तो हम उसे एक तीर की भांति दर्शाएंगे, जिसके ऊपरी सिरे को हम A और निचले सिरे को B से प्रदर्शित करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणों का मिलना आवश्यक है। तो हम वही 2 प्रकाश की किरणें बनाएंगे जिससे आसानी से प्रतिबिंब बनाया जा सके। तो सबसे पहले हम एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण के ऊपर आपतित करेंगे। हम जानते हैं कि जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती है। तो यह प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण हम जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण C से गुजरती है वह परावर्तन के बाद C से ही वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार हमने 2 प्रकाश की किरणें A बिंदु से बनाई। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि ये दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो इस बिंदु पर बिंदु A का प्रतिबिंब होगा, और हम जानते हैं कि इसका आधार इस मुख्य अक्ष पर ही होगा, इसलिए AB वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा जिसे हम A' और B' लिखेंगे। ध्यान रखिए
बिंदु A का प्रतिबिंब इस बिंदु पर बना है तो इसे ही हम A डैश लिखेंगे, और B का प्रतिबिंब इस जगह पर B डैश पर बनेगा। तो हमने देखा कि जब वस्तु C से परे है तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F और C के बीच में। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, C और F के बीच। अब उसका आकार कैसा है, हम देख सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, इसलिए यहाँ प्रतिबिंब का आकार है छोटा। प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब जो है वह उल्टा बना है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, इसलिए जब भी वस्तु C से परे होगी तो उसका प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा, F और C के बीच में होगा और वस्तु से छोटा होगा। इसी प्रकार हम बाकी केसेस में भी प्रकाश की दो किरणें इस बिंदु A से इस दर्पण पर आपतित करेंगी, जिस बिंदु पर वो दो किरणें मिलेंगी वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। थर्ड केस जिसमें वस्तु की स्थिति C पर है, तो हम C पर एक सीधा तीर बनाएंगे। यह है हमारी वस्तु A B। तो उसी तरह प्रकाश की पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम उन्हीं दो प्रकाश की किरणों को बनाएंगे जिससे प्रतिबिंब को बनाना आसान होगा। तो देखिए, पिछले केस में हमने एक प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से पास की थी। वह प्रकाश की किरण हम यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि हमारी वस्तु ही C पर है, इसलिए हम एक ऐसी प्रकाश की किरण बनाएंगे जो फोकस से होकर गुजरेगी। हम जानते हैं कि ऐसी प्रकाश की किरण जो फोकस से होकर गुजरती है, परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। प्रकाश की किरण जो फोकस से गुजरती है, परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं, इसलिए A का प्रतिबिंब इस बिंदु A डैश पर बनेगा और हम इसको ड्रॉ कर लेंगे और यह बिंदु ही हमारा B डैश होगा। इस प्रकार हमने देखा कि जब हमारी वस्तु C पर होगी तब हमारा प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा। वस्तु यदि C पर है तो उसका प्रतिबिंब भी C पर होगा। उसका आकार कैसा है, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इन दोनों का आकार बराबर है। तो C पर जब भी हम वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा। उसकी प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब उल्टा है और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, इसलिए इसकी प्रकृति भी उल्टा और वास्तविक है। इस प्रकार हमने देखा कि जब वस्तु C पर होगी तो उसका प्रतिबिंब भी C पर होगा, आकार वस्तु के बराबर होगा और उस प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होगी। अब नेक्स्ट केस है जब वस्तु C और F के बीच में होगी। चौथा केस जब वस्तु
C और F के बीच होगी। तो हम C और F के बीच में कहीं भी अपनी वस्तु को रखेंगे और उसे A B अंकित करेंगे। उसी प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर जाती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण, आप यहां ध्यान दीजिए, दूसरी किरण हम यहां कौन सी बनाएं? हम एक ऐसी किरण भी बना सकते हैं जो इस C और इस ऊपरी सिरे A को मिलाती हो, लेकिन वह किरण इस दर्पण के ऊपर आपतित नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारा दर्पण यहाँ तक है M और M डैश के बीच में। इसलिए इसके अलावा हम क्या बना सकते हैं? एक ऐसी प्रकाश की किरण जो फोकस से पास होती है, परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि परावर्तन के बाद ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो इस बिंदु पर वस्तु के बिंदु A का प्रतिबिंब बनेगा A डैश, और यहाँ हम पूरी वस्तु बनाएंगे इस तरह। तो यह B बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा B डैश। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब भी वस्तु C और F के बीच में है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? C से परे। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? C से परे, यह C से पीछे बन रहा है। दूसरा, उसका आकार कैसा है? हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। तो जब भी वस्तु C और F के बीच में होगी तब उसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा और उसकी प्रकृति कैसी है? उल्टा और वास्तविक। हमने देखा कि जब भी वस्तु F और C के बीच में है तब उसका प्रतिबिंब C से परे बनेगा, आकार में बड़ा होगा और उसकी प्रकृति उल्टा और वास्तविक होगी। नेक्स्ट है पांचवा केस, जब हमारी वस्तु F पर होगी, वस्तु हमारी फोकस पर होगी। तो हम फोकस के ऊपर एक वस्तु बनाएंगे AB। उसी प्रकार प्रकाश की जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वह परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, कुछ इस प्रकार। ध्यान रखें कि ये जो तीर हम बनाते हैं ये आप जरूर बनाएं, इससे आपको पता रहता है कि आपतित किरण कौन सी है और परावर्तित किरण कौन सी है। दूसरा, हम यहाँ कौन सी किरण बनाएंगे? हम जानते हैं कि ऐसी किरण जो ध्रुव पर आपतित होती है वह मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती हुई परावर्तित होती है। तो वह परावर्तित किरण कुछ इस तरह की होगी कि ये दोनों किरणें आपस में समांतर हो जाएंगी। हम जानते हैं कि समांतर किरणें कहीं भी नहीं मिलती है, तो इसलिए जब भी हमारा बिंब फोकस पर होगा तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। हम ये मान लेंगे कि ये समांतर किरणें अनंत पर जाकर मिलेंगी। तो उसका आकार कैसा होगा? देखिए, ये किरणें नीचे की ओर जा रही हैं और जितनी यह नीचे की ओर जाएंगी उतना ही इसका आकार बढ़ता जाएगा। तो जब भी बिंब फोकस पर होगा तो उसका आकार बहुत बड़ा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी? हम देख पा रहे हैं कि अगर यह किसी बिंदु पर
पर मिलेंगी भी तो वह बिंदु इस मुख्य अक्ष के नीचे होगा, यानी कि इस बिंदु A का प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा। तो वस्तु की प्रकृति कैसी होगी? उल्टा और वास्तविक। इस प्रकार हमने देखा कि जब भी फोकस पर वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर होगा। पहला केस जो हमने किया था उसमें हमने देखा था कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर होता है। तो यह हम बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि जब वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर होगा, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर होगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट केस, जब वस्तु F और P के बीच में होगी। F और P यानी कि ध्रुव के बीच हमारी वस्तु होगी। तो हम F और P के बीच में एक वस्तु को बनाएंगे A, B। उसी प्रकार प्रतिबिंब के निर्माण के नियमों को लगाते हुए सबसे पहली किरण जो A बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह परावर्तन के बाद फोकस से पास होगी। तो हम एक परावर्तित किरण बनाएंगे जो फोकस से पास होगी। दूसरी किरण ऐसी किरण जो पोल के ऊपर यानी कि ध्रुव के ऊपर आपतित होती है, वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती हुई गुजरती है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दोनों परावर्तित किरणें दूर जाती हुई खुलती जा रही हैं। इसका मतलब यह है इस साइड कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो फिर इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि ये एक बिंदु पर जाकर मिल जाएंगी, इस बिंदु A डैश पर। अतः यह बिंदु A बिंदु का प्रतिबिंब होगा। तो इस प्रकार यहाँ अगर हम उस प्रतिबिंब को बनाएं तो वह कुछ इस प्रकार का बनेगा और नीचे वाला पॉइंट होगा इसका B डैश। तो हमने देखा कि जो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है वहां से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से कहीं भी नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर इन्हें दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वह इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस पॉइंट पर A बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा और इस पूरी वस्तु AB का प्रतिबिंब AB डैश होगा। तो हमने देखा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? दर्पण के पीछे। उसका आकार कैसा है? हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वस्तु बहुत छोटी है लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर उसका आकार कैसा होगा? बड़ा। उसकी प्रकृति कैसी है? अब तक जो भी केस हमने किए थे उन सभी में प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, लेकिन एक यही ऐसा केस है जिसमें जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है तब उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। और हम जानते हैं कि सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, इसलिए इसकी प्रकृति सीधा और आभासी होगी। आभासी यानी कि काल्पनिक या अवास्तविक। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये किरणें हमने दर्पण के पीछे की ओर मिलाई हैं, वास्तविक रूप से यह नहीं मिल रही, इसलिए इस प्रकार का प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो इस प्रकार हमने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के 6 केसेस को पढ़ा, जिसमें हम वस्तु को अनंत पर C से परे
सी पर सी और एफ के बीच में, एफ पर और एफ और पी यानी कि ध्रुव के बीच में रखकर देखा। इन सभी केसेस में हमने देखा कि पहले 5 केसेस ऐसे हैं जिनमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक बना, लेकिन सिर्फ एक ही केस ऐसा था जिसमें प्रतिबिंब सीधा और आभासी बना। वह कब? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच थी, यानी कि अवतल दर्पण में यदि हम वस्तु को उसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर रखेंगे तब वह हमें उसका सीधा और आभासी प्रतिबिंब दिखाएगी और वह वस्तु के आकार से बड़ा होगा। बाकी सभी केसेस में जैसे जैसे हम वस्तु को अनंत से फोकस के पास नज़दीक लाते जा रहे हैं, पहले अनंत पर, फिर सी के पास, सी पर, सी और एफ के बीच और फिर एफ पर, वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है वह फोकस से दूर होता जा रहा है। एफ फिर सी और एफ के बीच में, सी पर, सी से परे और अनंत पर। और जैसे जैसे हम वस्तु को अनंत से फोकस की ओर पास लाते जाते हैं वैसे वैसे उसका आकार बिंदु से लेकर बड़ा होता जाता है। इसको आसानी से हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, ये पहला केस है जिसमें हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट केस है, यदि हम वस्तु को फोकस पर रखें यानी कि जैसे यहाँ पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यह केस इस केस का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है और इसका उल्टा करने पर यानी कि वस्तु को फोकस पर रख देने पर प्रतिबिंब भी बहुत बड़ा बनेगा। उसी प्रकार जब हम वस्तु को सी से परे रखते हैं तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है और छोटा बनता है, और यदि हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रख दें तो प्रतिबिंब सी से परे बनेगा और बड़ा बनेगा, यानी कि दूसरा और चौथा केस एक दूसरे का उल्टा है। यह केस जिसमें वस्तु सी पर है उस केस में उसका प्रतिबिंब भी सी पर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर आकार का बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो इस प्रकार भी हम इसे याद रख सकते हैं। एक और तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप जब भी टेबल बनाएं बिंब की स्थिति को इस प्रकार लिख लें, अनंत से नज़दीक की आते ओर। फिर जब प्रतिबिंब की स्थिति लिखें तो पहले 5 केसेस को नीचे से ऊपर की ओर लिख दें। सबसे पहले एफ पर, फिर सी और एफ के बीच, सी पर, सी से परे और अनंत पर। तो इस प्रकार से आपका बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति जो है आप आसानी से लिख सकते हैं।